नाही कुणाच्या बापाची, अरे स्कॉलरशिप आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, अरे हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांग, अरे ब्राह्मणवाद की छाती पर ऐसा बोले अम्बेडकर, अरे ब्राह्मणवाद की छाती पर, बिरसा फुले अम्बेडकर, अरे मनुवाद की छाती पर। बिरसा फुले अम्बेडकर। ये आंदोलन करने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम लाए हैं फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए, जो नियम SC ST OBC VJNT और ओपन के लिए भी है। और ये सारे नियम फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप में स्टूडेंट को किस तरह से कम स्टूडेंट जा सके उसके लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक क्रीमी लेयर लाया है 8 लाख का। अभी क्रीमी लेयर वैसे तो ओपन के लिए होता है, लेकिन SC में भी ये लगा दिया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक है रूल। दूसरा उन्होंने लगाया है कैपिंग लगाया है 30 लाख की। स्कॉलरशिप जो पहले मिला करती थी 60 से 70 लाख, अब उसको सीमित कर दिया गया है 30 लाख तक। 30 लाख में भी वो 12 लाख जो है वो सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस रहेंगे, यानी अगर फीस 60 लाख है बच्चे को सिर्फ 18 लाख मिल रहे हैं। तीसरी बात ये है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 75% ये क्राइटेरिया कर दिया। पहले क्राइटेरिया हुआ करता था 55% कुछ सालों से चल रहा था। स्टूडेंट को अगर 55% है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था फॉरेन के, तो उनको एडमिशन के साथ साथ या स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी। लेकिन अब उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि बच्चे को 75% आना जरूरी है, और ये बहुत मुश्किल होता है। कुछ बैकग्राउंड में कुछ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको 75 वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक बाकी जगह 75 मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार की इन्होंने नियम लगाया है कि किसी भी तरह से बच्चा जो है वो जा ना पाए, उच्च शिक्षा ले ना पाए। तो इस प्रकार के नियम के विरोध में ही हमने ये आंदोलन लगाए है, और हर जगह ये आंदोलन करने का प्लान है। फिलहाल नागपुर से शुरुआत की गई है। इसी के साथ साथ हमने PIL भी दाखिल किया है हाई कोर्ट में, और हम यही सभी से दरख्वास्त करते हैं कि ये असंवैधानिक जो नियम है जो इन्होंने लगाए है, इसके खिलाफ हमारे कोई आवाज उठाए, ताकि सरकार जल्द से जल्द ये नियमों को वापस ले। और हुआ है क्या OBC जो कम्युनिटी है उसमें कैपिंग नहीं है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में कैपिंग की गई है, भेदभाव सरकार कर रही है? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है, हम कहेंगे कि OBC भाई लोग भी जो हमारे, उनको भी काफी सालों के बाद ये स्कॉलरशिप स्कीम मिली है। पिछले 2 साल ही हुए ये चालू हुई है, वो भी काफी साल महरूम रहे हैं। उनके लिए भी उन्होंने जो कैपिंग नहीं लगाई, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ये कैपिंग उनके लिए जिस प्रकार नहीं लगाई हमारे OBC भाइयों के लिए, उसी प्रकार SC ST भाइयों के लिए भी ये कैपिंग नहीं लगनी चाहिए। और अगर ये OBC भाइयों के लिए जो सिर्फ पिछले महीने निकला है इनका अभी GR, उनमें नहीं लगाते हुए हमारे लिए जो अभी GR निकला है SC ST के लिए, उसमें अगर ये कैपिंग लगा रहे हैं, तो एक प्रकार से ये जातीयवादी मानसिकता सरकार की यहाँ दिखाई देती है। और एक प्रकार से 2 भाइयों में भेदभाव है। ये शायद 2 भाइयों में लड़ाइयाँ करने की भी कोशिश कर रही है सरकार, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, हम तो 2 भाई एक दूसरे को समझते हैं, OBC और SC ST। हमारे लिए OBC भाई भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि सरकार ने जो गलत नियम लगाए वो हटा दे। सर, नेतृत्व कौन कर रहा है आंदोलन का? राजीव खोब्रागड़े। वैसे तो हम कहेंगे जन आंदोलन नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव लेने में, जैसे जो हम पहले से काफी समय से लगे थे, यहाँ पे द प्लेटफॉर्म की हमारी टीम है, उसमें मैं हूँ राजीव खोब्रागड़े, आशीष भाऊ है, HRPF की हमारी टीम है। सब लोग मिलके, हम मानते हैं कि कोई सिंगल नेतृत्व नहीं होता है, सब लोग मिलके जन आंदोलन करते हैं। 30 लाख उत्पन्नाची अट आणि त्याचबरोबर 40 लाख हे जे सरकारने धोरण आखलेलं आहे, हे पूर्णपणे सपशेल अन्यायकारक आहे। त्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस आम्ही सरकारपर्यंत कोणत्याही शैक्षणिक विषयावर जात असतो, त्यावेळेस सरकार वित्त विभागाचा हवाला देते, आणि वित्त विभाग पैसे नसल्याचा हवाला सामान्यांना देत असते। पूर्वी ह्याच स्कीम्स करता, म्हणजे परदेशी शिक्षणाकरता पूर्ण शिष्यवृत्ती मिळायची, त्या शिक्षण शुल्कापासून तर निर्वाह भत्तापर्यंत पूर्ण द्यायचे। म्हणजे विद्यार्थ्याची फीस जर, म्हणजे ट्युशन फी 65 लाख असायची तर 65 लाख सरकार द्यायची, आणि त्यानंतर आता जर पाहिलं तर त्यांनी 30 लाखावर आणलं, तर 30 लाखामध्ये तुम्ही केवळ 18 लाख देऊन राहिले। म्हणजे हा जो विद्यार्थी आहे, जो शिष्यवृत्तीस पात्र आहे, ह्या विद्यार्थ्याला जर तुम्ही तोकडी अमाऊंट देत असाल, तर कुठेतरी तुम्ही या विद्यार्थ्यावर अन्याय करता। मूळतः 20,000 कोटीचा महाराष्ट्र शासनाचा बजेट आहे, 20,000 कोटीचा बजेट आहे, तर हा बजेट पर्टिक्युलरली SC कम्युनिटीवर खर्च व्हायला पाहिजे, कारण तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचा आहे। जर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचा बजेट आहे, तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर तो बजेट खर्च झाला पाहिजे। पण महाराष्ट्र शासनाने काय केलं, शेड्यूल कास्टच्या बजेटमध्ये दिव्यांगाचा विभाग टाकलेला आहे, त्याचबरोबर संजय निराधार योजना टाकलेली आहे, त्याचबरोबर तुमचे वृद्धांचे जे काही योजना आहेत त्याच्यामध्ये टाकलेल्या आहे। म्हणजे हा बजेट, म्हणजे ह्या स्वतंत्र मंडळ असायला पाहिजे होते दिव्यांगाचे आणि ह्या सर्व बाबीचे, पण त्यांनी शेड्यूल कास्ट मध्ये टाकले, आणि वरून स्कॉलरशिप असो किंवा इतर कोणत्याही बाबी असो, आमच्याकडे वित्त पुरेसे नाही अशा प्रकारचा हवाला शासन नेहमी देत आलेला आहे। जर शासनाने पर्टिक्युलरली शेड्यूल कास्टचा बजेट जर शेड्यूल कास्टवर खर्च केला, तर आज 75 जे 75 विद्यार्थी आहे, 75 विद्यार्थ्याच्या जागी 750 विद्यार्थी
फॉरेन एज्युकेशन घेऊ शकतील. त्यांना फॉरेन एज्युकेशन घेण्याला कोणत्याही प्रकारचा वित्त अडथळा येणार नाही. पण शेड्यूल कास्टमध्ये ज्या पद्धतीनं दिव्यांग आणि संजय निराधार योजना ह्या सर्व योजना टाकलेल्या आहेत, कारण दिव्यांग हा केवळ अनुसूचित जातीचा नाही तर संपूर्ण दिव्यांग त्या ठिकाणी निर्णयात घेण्यात आलेले आहेत. तर मग हा दिव्यांग करता जो बजेट असतो तो वेगळा बनायला पाहिजे. आणि हे ज्याच्यासाठी लादले 75% जर तुम्ही लादलेले आहेत तर एक विद्यार्थी जेव्हा 10व्या वर्गामध्ये 50% घेतो आणि तो खूप अभ्यास करतो आणि मग 12वी मध्ये तो 65 घेतो आणि मग खूप अभ्यास करतो आणि ग्रॅज्युएशन मध्ये 75 घेतो. तर ग्रॅज्युएशन मध्ये जरी त्याने 75 घेतले पण मागचे जे 55 आणि 65 जे होते ते कन्सिडर होणार नाही, म्हणजे तो उच्च शिक्षणापासून आणखी वंचित होणार. आणि हे हेतू पुरस्सर मी तर म्हणणार की शिंदे, फडणवीस आणि पवार सरकारने रचलेलं षडयंत्र आहे. आणि हे अन्यायकारक हे अन्याय अनुसूचित जाती जमाती आणि ओबीसीच्या विद्यार्थ्यावर हे सरकार करत आहे. आम्ही नक्कीच जर सरकारने या विषयावर कोणतीही दखल घेतली नाही तर आम्ही त्यांना मताच्या रूपात आम्ही काय करू शकतो त्यांना आम्ही